वियना ट्रीटी एंड इट्स प्रोविजंस। देखिए 1815 में एक युद्ध हुआ वाटरलू का, ये इंपॉर्टेंट है भाई, एक नंबर में। इस युद्ध में नेपोलियन को हराया किस किसने मिलके? ब्रिटेन, पर्सा, ऑस्ट्रिया और रसिया, ये देश मिलके इसको हरा देते हैं। ये कौन है इसको हराने वाले? क्योंकि देखो नेपोलियन चाहता था यूरोप पे कब्जा करना। अब ये सारे राजतंत्र है, अब सारे के सारे देश क्या मानने लगे? ऐसे तो भाई नेपोलियन हमारे ऊपर भी कब्जा करेगा। नेपोलियन क्या कर रहा था? राजतंत्र को खत्म करके खुद राजा बन रहा था हर जगह पे। तो इन्होंने मिलके 1815 में एक युद्ध हुआ वाटरलू का, और उस युद्ध में नेपोलियन की निर्णायक हार हुई। निर्णायक हार का मतलब समझते हो क्या होती है? बताओ। निर्णायक हार का मतलब होता है भाई वो राजा बना था देखो इनकी कोई फिक्स डेट नहीं होती 1790s में, बट इसका प्रभाव 1799 से ज्यादा बना था, समझे? और इन देशों ने मिलके इसको हरा दिया। ये देश मिले कि भाई अब यूरोप में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। कहां पे मिले? वियना में। वहां पे जो इन्होंने व्यवस्था बनाई यूरोप के लिए, उसको वियना ट्रीटी के नाम से जाना गया। इन्होंने व्यवस्था में, पता है इनकी जो व्यवस्था है उसको कंजर्वेटिज्म बोला गया, या कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पहला काम इसके प्रोविजन में क्या है? जो वियना ट्रीटी थी, पहला काम भाई 1815 में हुई वियना में। दूसरा ड्यूक मेटरनिच, इसका जिक्र है यहां पे। ड्यूक मेटरनिच ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, ऑस्ट्रिया के थे ये। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वियना ट्रीटी में। तीसरा काम क्या करा? अनडू द चेंजेस डन बाय नेपोलियन। जो भी नेपोलियन ने कुछ भी बदलाव करा था ना यूरोप में, सारे के सारे वे उलट दिए। जितने भी नेपोलियन ने क्षेत्रों को जीता था उनको छीन लिया गया वापस, और जिनके थे उनको वापस दे दिया गया। लास्ट में भाई फ्रांस के चारों ओर मजबूत देशों को क्षेत्र दिए गए। जैसे ये फ्रांस है, यहां पे ऑस्ट्रिया, रूस, मतलब जो स्ट्रॉन्ग देश थे ना उनका कंट्रोल स्थापित कर दिया गया भाई, ताकि यूरोप फ्यूचर में, मतलब फ्रांस में फ्यूचर में ऐसी चीजें ना घटित हो। हर वो काम जो नेपोलियन ने करा था उसको अंडू कर दिया गया। अंडू का मतलब होता है जो करा था उसको उलट देना। फ्रांस में फिर से क्या करा? जो बार्बो राजवंश, बार्बो डायनेस्टी का नाम आया है पहले, जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी ना भाई, तो बार्बो डायनेस्टी थी उस समय भी, ठीक है। और उसको रीस्टैब्लिश कर दिया, दोबारा से स्टैब्लिश कर दिया भाई, समझे? ये काम वियना ट्रीटी के माध्यम से करी गई। बताओ समझ में आ रहा है? एक बार यस नो करो जल्दी। बताओ। समझ आ रहा है ना? ठीक है, ये होगा वियना ट्रीटी। 1790 से इसका प्रभाव पड़ा, 1799 में और ज्यादा प्रभाव होगा। 1804 में इसने नेपोलियन कोड लेकर आया। 1804 में ये माना गया कि भाई अब ये सम्राट सा घोषित होगा। कोई इस हिसाब से नहीं होता कि भाई एक कोई फिक्स चीज है, पर फिर भी तुम मानोगे ना, यहां से यहां का समय मानोगे, और ये निर्णायक समय है जब ये नेपोलियन कोड को लेकर आया था, ठीक है। उसके बाद है देखो
1815 से 1830 का समय, यहां पे मैंने लिख रखा है बिगिनिंग ऑफ कंजर्वेटिज्म। 1815 में वियना ट्रीटी होगी, फिर से मोनार्की स्थापित कर दी गई, बार्बो डायनेस्टी स्थापित करी। अब जो ये जितने भी राजतंत्र थे, इन्होंने पता क्या बात करी कि भाई आगे ऐसी घटनाएं घटित नहीं होनी चाहिए, तो हम राजतंत्र को यूरोप में और ज्यादा मजबूत करेंगे। तो इन 15 सालों के बीच में जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी ना पूरे यूरोप में, ये अपने आप को मजबूत करने में लग गई। अब यहां पे एक और वर्ड लिख रखा है मैंने, रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी। उस समय ये भी इसी टाइम पीरियड में 1815 से 30 में दो स्ट्रीम, दो धाराएं हैं। वीना ट्रीटी के बाद यूरोप में दो शक्तियां काम करती हैं, एक तो ये कंजर्वेटिव व्यवस्था, एक इसके अगेंस्ट लोगों ने नेपोलियन के काल में एक सो कॉल्ड फ्रीडम को एंजॉय करा था। उन्होंने कुछ राइट्स एंजॉय करे थे भाई, उनको पता था डेमोक्रेसी कैसी होती है। अब ये व्यवस्था तो बिल्कुल राजतंत्र है, ये तो मोनार्की सिस्टम है, ये लोगों को अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। तो दूसरी तरफ क्रांतिकारियों के संगठन बनने लगे, वो क्या सोचने लगे कि भी ये व्यवस्था गलत है। इन 15 सालों में दो काम हुए, यहाँ पे ये संगठन बना रहे हैं अपना रिवोल्यूशनरी, यूरोप के अलग अलग भागों में शांति है हर जगह, कोई क्रांति के कोई नामो निशान नहीं, बट नीचे नीचे कुछ काम चल रहा है। ये अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, ये अपने आप संगठनों को मजबूत बना रहे हैं 1815 से लेकर 1830 के बीच में। ठीक है, रिवोल्यूशनरी पता चल गया। अब क्लियर है, ये सिंपल सा था, मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए भाई।